Good morning and Jai Hind, my dear students. Children, today we are just going to elaborate the entire biomolecule. हम लोग completely biomolecule के बारे में आज बात करेंगे. Today we shall finish this chapter in fact. तो biomolecules and organic molecules. Basically हम लोग biomolecules के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड के स्ट्रक्चर की बात की है. पिछली क्लासेस में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर और बायोमोलिक्यूल के डाइजेशन की भी बात की बच्चों. साथ ही साथ हमने इनके इम्पोर्टेंस को देखा. हर एक बायोमोलिक्यूल का अपना एक इम्पोर्टेंस, एनर्जी, growth, repairment. Okay, these are the main features of biomolecules. Basically, biomolecules are high energy rich compounds. They are organic molecules. They are polymers. They are they make the living organism. They are the component of living organism. That's why they are said to be as biomolecule. क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोनेंट होते हैं. देखिए आज ऑन द होल मैं आपको पूरा इलेबोरेट कर रहा हूँ. पूरा कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा कि बायोमोलिक्यूल जो है वह चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म को बना रहे होते हैं. दे मेक अप द लिविंग ऑर्गेनिज्म. दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज बायोमोलिक्यूल. और देख रहे हैं आप एग्जांपल ग्लूकोज, यहाँ बेस्ट एग्जांपल है ग्लूकोज, दैट इज मोनोसेकेराइड. तो बायोमोलिक्यूल की अगर हम बात करें बच्चों तो ये चार कैटेगरी में बांटे गए हैं. इनको हम लोगों ने चार कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था. One is carbohydrate, another is lipid, next is protein and next is nucleic acid. प्रोटीन के अंदर ही अमीनो एसिड आ जाएगा क्योंकि अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन बने होते हैं. ओके, ये सभी जो है अलग अलग स्ट्रक्चर और फंक्शन इनके होते हैं बच्चों. ईच ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट फंक्शन. इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन भी अलग अलग होते हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल्स के. सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सभी कॉम्प्लेक्स हैं, सभी का पॉलीमर्स है इनफैक्ट, जो कि कई मोनोमर से मिलकर बने होते हैं. ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट लिपिड ऑल द बायोमोलिक्यूल्स आर ऑलवेज पॉलीमर ऑफ सर्टेन मोनोमर्स. कुछ मोनोमर्स जो आपस में जुड़ जुड़कर बच्चों पॉलीमर बनाते हैं. तो यह आपने देखा कि बायोमोलिक्यूल जो मेनली हमें देखना है, जो चार कैटेगरीज, वह है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड. तो बच्चों अगर ये चार बायोमोलिक्यूल आप देख रहे हैं और मेजरली इनको माइक्रो और मैक्रो भी मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि जब स्मॉल साइज रहेंगे बायोमोलिक्यूल्स, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा 18 to 800 डाल्टन्स, तब इनको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहेंगे. या एसिड सॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं. और जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, यही असली बायोमोलिक्यूल्स हैं. इनका साइज लार्ज है बच्चों और यह हाई मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, अबाउट 10,000 डाल्टन्स. 10,000 डाल्टन्स तक के होते हैं, जो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाए जाते हैं. माइक्रोमोलिक्यूल्स सच एज मिनरल्स, गैसेस, वाटर, शुगर, अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड्स. देखिए ये मोनोमर्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको. अमीनो एसिड दैट इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स दैट इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. तो यह माइक्रो मॉलिक्यूल की कैटेगरी में आते हैं. और जबकि कॉम्प्लेक्स, लार्ज साइज्ड, हाई मॉलिक्यूलर वेट above 10,000 daltons, such macromolecules or such biomolecules are said to be as micromolecules, and they are found in acid insoluble pool. Okay, so children, let us discuss the structure. एक एक लाइन में यहाँ पर मोनोमर्स के साथ में स्ट्रक्चर लिखा हुआ है. एक तरीके से यह डेफिनेशन को भी शो कर रहा होता है. एक बार चारों ही मैक्रोमोलिक्यूल्स को देखिएगा बच्चों. नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, दैट इज पॉलीसेकेराइड ऑफ सिंपल शुगर. कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बच्चों, यह सिंपल शुगर के पॉलीसेकेराइड होते हैं. प्रोटीन्स आर द पॉलीपेप्टाइड ऑफ एमिनो एसिड. ओके, हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 5,000 or more than 5,000. Lipids are insoluble in water and although common polymer of glycerol and fatty acid. And the nucleic acid, that is the polynucleotide of nucleotide. तो न्यूक्लिक एसिड किससे मिलके बना है? न्यूक्लियोटाइड से. लिपिड किससे मिलके बने हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से. प्रोटीन इज कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एक्चुअली पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट आर कंपोज्ड ऑफ डाइसेकेराइड्स और
monosaccharide carbohydrate. So in this way, children, you are seeing the structure of carbohydrate, proteins, lipids, and nucleic acid. First, let us discuss first of all about carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट में हम जानते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है। ग्लूकोज का एग्जांपल देख रहे हैं हम। और कार्बोहाइड्रेट बेसिकली चार प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। चार तरीके के कार्बोहाइड्रेट, तीन यहाँ पर नजर आ रहा है आपको बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मोनोसेक्राइड्स जो कि सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, which cannot be hydrolyzed further, example glucose, fructose, galactose. Disaccharides containing two monosaccharides like sucrose, sucrose, maltose and lactose. Sucrose, sucrose is composed of glucose and fructose molecules. Lactose is composed of glucose and galactose molecules. Maltose is composed of two glucose molecules. So basically disaccharides containing two sugars and oligosaccharides containing few sugars. In fact 3 to 10. Best example is raffinose. And finally the polysaccharide carbohydrates. Poly means many. तो वहां पर जब कई मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़ जाएंगे बच्चों, तब जाकर बनेगा पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट। ओके, एंड हियर यू आर सीइंग दैट कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक डेरिवेटिव्स। ओके, यह पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स के एल्डिहाइड या कीटोनिक डेरिवेटिव्स होते हैं बच्चों। हम लोगों ने एल्डोजेज और कीटोजेज को भी देखा था। इंपॉर्टेंस, बायोमॉलिक्यूल्स जितने भी धरती पर पाए जाते हैं उसमें सबसे एबंडेंट जो है वह कार्बोहाइड्रेट ही है। जानते हैं आप, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। It is the structural and protective element in the cell wall of bacteria and other plant cell. Plant cell में आप जानते हैं सेलुलोज जो पाया जाता है। सेलुलोज बेसिकली पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है। यही कारण है कि सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट ही पूरी दुनिया में पाया जाता है बच्चों। और इसके हम लोगों ने देखा था मोनो, डाई, ओलिगो और पॉली। चार मैंने आपको अभी भी कैटेगरी इसकी बताया। मोनोसेक्राइड देख रहे हैं आप, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड and last one is polysaccharide which is the complex carbohydrate. Poly means many which is composed of thousands of sugar. जब थाउजेंड शुगर आपस में जुड़े रहेंगे बच्चों तब वहां पर हम बोलेंगे polysaccharide carbohydrate. Let us discuss about protein, second one, because today we are just discussing entire biomolecule children. So protein are the polypeptide chain of amino acid having molecular weight 5000 or more than 5000. और आप जानते हैं अमीनो एसिड को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसा कार्बोक्सिलिक अमीनो एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके पास अमीनो ग्रुप भी है। यानी ऐसे समझ सकते हैं आप कि कार्बन की एक वैलेंसी अमीनो ग्रुप से, दूसरी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से और बाकी जो दो वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन से और दूसरा आर यानी एल्काइल ग्रुप से। और वह एल्काइल ग्रुप के साथ में फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं जो बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड के अमीनो एसिड होते हैं। किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाने में 20 अमीनो एसिड्स का योगदान होता है बच्चों। मैंने बताया भी है 8 एसेंशियल एंड 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। एंड प्रोटीन बेसिकली प्रोटीन आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी। हमारे शरीर के ग्रोथ और रिपेयरमेंट के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है बच्चों। ओके, एंड अमीनो एसिड, दैट्स व्हाई अमीनो एसिड्स आर सेड टू बी एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। मैंने बताया भी है आपको कि अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। कुछ अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर भी देखने थे आपको, जैसे कि ग्लाइसिन। जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर को एक बार रिकैप्सुलेट करिएगा। ग्लाइसिन अमीनो टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, और यह दोनों एंड पे आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ग्लाइसिन। सेकंड आप देख रहे हैं बच्चों सेरीन, अमीनो टर्मिनल, कार्बोक्सिलिक एसिड टर्मिनल, हाइड्रोजन, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की जगह पर CH2OH। CH2OH जब जुड़ा हुआ है दैट इज सेरीन। एंड NH, यहाँ पर आप देख रहे हैं NH2COOH और हाइड्रोजन तो है ही, और जबकि यहाँ पर R की जगह R यानी मेथाइल ग्रुप जब जुड़ा रहेगा बच्चों तब बोलेंगे जो है एलेनिन। तो यह एलेनिन अमीनो एसिड देख रहे हैं बच्चों आप। तीन अमीनो एसिड आपने देखा, ग्लाइसिन, सीरीन और एलेनिन। यह तीन अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स आपके कोर्स में है बच्चों, NCERT में दिए हुए हैं, इसीलिए तीनों स्ट्रक्चर्स को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। Now see the Jupiter ion.
यू आर सीइंग हियर द आयनिक फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। एक्चुअली अमीनो एसिड जो है ज्यादातर अपने आयनिक फॉर्म में ही रहते हैं, आयनिक फॉर्म में ही प्लांट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट भी हो रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी एज ज्विटर आयन, इसको ज्विटर आयन कहा जाता है। आप देख रहे हैं COOH का H जो है NH2 से जुड़ गया है, इसलिए आयनिक फॉर्म में दिखाई दे रहा है, NH3 प्लस लिखा हुआ है और COO माइनस। तो दिस वन इज द ज्विटर आयन फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड का ज्विटर आयन फॉर्म था बच्चों, दैट इज आयनिक फॉर्म। ओके, and I have told you that amino acid are just represented through three letters: arginine, histamine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, okay, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine। आप किसी भी अमीनो एसिड को देख लें, यह तीन तीन लेटर में रहते हैं बच्चों डिजिग्नेट करने के लिए, क्योंकि इनको कोड करने वाले कोडांस भी नाइट्रोजनस बेसिस के ट्रिपलेट होते हैं, इसलिए अमीनो एसिड को भी तीन तीन लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन 12th क्लास you will discuss in detail about this. These are the essential and non-essential amino acid which we have already written over in our fair register। तो अमीनो एसिड के बारे में देख रहे हैं हम लोग। अब हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को देखेंगे बच्चों। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन जो है यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन आर द पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड having molecular weight 5000 or more than 5000। यदि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 5000 या उससे ज्यादा होता है उस पॉलीपेप्टाइड चेन का, तब उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मसल्स, मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट, बोन के अंदर स्किन, हेयर, इन सभी जगह पर प्रोटीन पाए जाते हैं। एंड प्रोटीन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट। सेल डिवीजन के लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल एज रिपेयरमेंट ऑफ बॉडी, दैट इज वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग के लिए भी जो है, इंजरी जब है तो उसको हीलिंग करने के लिए भी प्रोटीन की जरूरत हमारे बॉडी में पड़ती है। दैट इज आल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयरमेंट ऑफ द बॉडी। चिल्ड्रन, प्रोटीन हैज 4 स्ट्रक्चर। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा भी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटनरी। देखिएगा एक बार चारों स्ट्रक्चर को। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन शो द लीनियर फैशन द सीक्वेंशियल मैनर ऑफ अमीनो एसिड। इस तरीके से अमीनो एसिड के सीक्वेंस को जो दिखाया जाता है, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। चिल्ड्रन, दिस इज लीनियर मैनर। यहाँ पर प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक लीनियर मैनर में दिखाई दे रहा होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में। ओके, प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन। इसको अगर कहा जाए प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है तो बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। यह अमीनो एसिड के सीक्वेंस को दिखा रहा होता है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट है। पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट अमीनो एसिड के सीक्वेंस को दिखाने वाला स्ट्रक्चर जो है, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन shows the right hand coiling in fact, that is clockwise coiling। ये फोल्डिंग in fact, यह फोल्डेड स्ट्रक्चर को दर्शाता है। localized arrangement of adjacent amino acid formed as a polypeptide chain folds। यहाँ पर जो localized arrangement होता है, आपस में जो adjacent amino acids हैं उनकी वजह से यह फोल्ड बनाते हैं, चेन के फोल्ड बनाते हैं। इनफैक्ट इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड शीट, बीटा बैंड्स, नॉन रिपीटेटिव स्ट्रक्चर्स। अलग अलग यह जो है फोल्ड बनाते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे आज ध्यान से समझ लीजिएगा बच्चों, क्योंकि टुडे इज द लास्ट क्लास ऑफ बायोमॉलिक्यूल। टुमारो वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ओके, सो प्लीज ट्राई टू मेक योर फुल कंसंट्रेशन, बी अटेंटिव and try to solve your each and every problem and ask question frequently related to biomolecule in the question answer time, because today is the last day of biomolecule. Tomorrow we shall start the next topic. So you are seeing here the secondary structure। primary structure के definition को हम लोगों ने कैसे देखा कि primary structure it represents the sequential arrangement of amino acid। okay, और यहाँ पर अब secondary structure में क्या देख रहे हैं, defined as the local conformation of protein backbone। local conformation of protein backbone due to the adjacent protein molecule, adjacent amino acid molecule, they form the folding। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसके बाद फोल्डिंग हुआ, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में तब्दील हो गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर जहां पर अमीनो एसिड की सीक्वेंस दिखाई दे रहे थे,
और फिर आगे वह एक राइट हैंडेड फोल्डिंग स्ट्रक्चर दिखाई देने लगा, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर चिल्ड्रन. So secondary structure is the core of each protein made up of regular secondary structure, and the regular patterns of hydrogen bonds are formed between neighboring amino acid. मैंने बताया जो adjacent amino acid है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से यह फोल्ड्स को दर्शा रहे होते हैं. Children, let us discuss about the tertiary structure. Tertiary structure is basically the coiled or folded chain, often coiled or fold further. एक के बाद एक जब कई बार coiling हो जाएगी, just like woolen ball, ऊन के गोले के तरीके से जब कई बार coiling हो जाएगी मेरे बच्चों, तब कहा जाएगा उसको tertiary structure. Tertiary structure actually representing the coiling or folding of chains, often coil or fold further and further and further. More bonds form due to interaction between the R group of polypeptide chain. जो polypeptide chain है उसमें जो R ग्रुप एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, जिनसे फंक्शनल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इनके आपस के इंटरेक्शन की वजह से कुछ और बॉन्डिंग हो जाती है, जिससे ये और ज्यादा कॉइल होते चले जाते हैं. और टू मच कॉइलिंग की वजह से इट अपीयर्स लाइक वुलन बॉल, ये वुलन बॉल की तरह दिखाई देता है. दिस इज कॉल्ड एज 3D स्ट्रक्चर और टर्सरी स्ट्रक्चर. बेसिकली इट रिप्रेजेंट द फंक्शन. तब देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर प्रोटीन्स फॉर्म फ्रॉम अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज द फाइनल 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. ये एक तरीके से 3D स्ट्रक्चर होता है जो कंप्लीट फोल्डिंग्स और अमीनो एसिड्स के आपस में कनेक्शन को भी दर्शा रहा होता है. यहाँ पर आपने देखा भी, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में जो एडजेसेंट अमीनो एसिड थे, एडजेसेंट अमीनो एसिड के अटैचमेंट की वजह से फोल्डिंग हो जाती थी. और यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि इसमें कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग या फोल्डिंग होती है फर्दर एंड फर्दर, जिसकी वजह से क्योंकि यहाँ पर जो आर ग्रुप है पॉलीपेप्टाइड चेन का, जो आर ग्रुप है उस आर ग्रुप के इंटरेक्शन की वजह से कॉइलिंग हो रही होती है. दैट्स व्हाई दिस इज 3D स्ट्रक्चर और वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर नोन एज टर्सरी स्ट्रक्चर. तो ये टर्सरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों आप, जो कि 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल कन्फर्मेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड. कॉमन फीचर्स ऑफ प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर रिवील मच अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स. मैंने बताया भी आपको कि टर्सरी स्ट्रक्चर जो इसके इवोल्यूशन से, इसके बायोलॉजिकल फंक्शन से जुड़ा हुआ है. एंड द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड ऑन इट्स टर्सरी स्ट्रक्चर, और प्रोटीन का फंक्शन भी इसके टर्सरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है बच्चों, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं. And now we are going to discuss the next one, that is the quaternary structure. यहाँ मैंने बताया भी था कि certain protein molecules are composed of more than one peptide chain. कभी-कभी कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के पास एक से ज्यादा पेप्टाइड चेन होते हैं जो आपस में डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू जुड़े होते हैं, या हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू, आयनिक बॉन्ड्स के थ्रू, या हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस के थ्रू जुड़े होते हैं बच्चों. तो these all peptide chains are collectively said to be as क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अगर हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की बात करें, फॉर एग्जांपल एंटीबॉडीज, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, तो इंसुलिन भी आप जानते हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन. और एंटीबॉडी की मैंने बात किया, वो भी प्रोटीन है. तो जब आप एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, तो वहां पर 4 चेन आपको दिखाई देगा, पेप्टाइड चेन, 2 हल्के हैवी और 2 लाइट. तो H2L2, इसीलिए एंटीबॉडीज के स्ट्रक्चर को H2L2 कहा जाता है, because it is composed of 2 heavy chain and 2 light chain. 2 heavy chain होता है और 2 light chain होता है पेप्टाइड चेन का, which are joined together by means of disulfide bridge. Okay children. और जबकि इंसुलिन की बात करें, तो इंसुलिन actually insulin is secreted in its immature form, that is proinsulin is composed of 3 peptide chain A, B and C. But during activation or maturation of insulin, C peptide is being removed and A and B peptide chain are joined together through disulfide bridge. तो इसीलिए यहाँ पर भी देख रहे हैं इंसुलिन में भी पेप्टाइड कई हैं, और जबकि एंटीबॉडीज में भी कई पेप्टाइड हैं. दीज आर द क्वाटनरी स्ट्रक्चर. ओके, ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर है, और बाद में ए और बी पेप्टाइड को भी डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ दिया जाता है. अगर चारों स्ट्रक्चर को देखें हम, इनके सिग्निफिकेंस को समझने की कोशिश करिएगा बच्चों. प्राइमरी स्ट्रक्चर असेंबली को शो कर रहे होते हैं, एमिनो एसिड्स के सीक्वेंशियल अरेंजमेंट को लीनियर मैनर में शो कर रहे होते हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर shows the folding due to the adjacent amino acid.
and tertiary structure demonstrate the packaging, that is packing, okay, packing due to the interaction of R chains of the polypeptide chain. And finally the quaternary structure shows the interaction between different polypeptide chain present in the structure of protein molecules. So in this way children, we have seen the carbohydrate and प्रोटीन, और प्रोटीन से ही बने होते हैं एंजाइम्स। राइबोजाइम ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो सभी एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। एंजाइम्स जो कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। टुडे वी आर जस्ट elaborating the entire biomolecule, okay, too much important class today is, so please be attentive. Enzymes are biological catalyst, यह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कैटलाइज करने वाले बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, जो हमारे शरीर के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को कैटलाइज कर रहे होते हैं बच्चों। एंजाइम्स वर डिस्कवर्ड बाय कुहने एंड एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, एंजाइम्स स्पेसिफिक भी होते हैं, पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं बच्चों। एंजाइम्स देखिए यहाँ लिखा हुआ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, एंजाइम्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम, ribozyme are the exception, okay, they are the RNA with catalytic properties, okay। So if we talk about the nomenclature, मैंने बताया कि पहले कुछ एंजाइम्स का नाम इसी तरीके से रख दिया गया था बिना सिस्टमेटिक वे में, जैसे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन या रेनिन, लेकिन साइंटिफिक वे में जब नाम रखा जाता है तो we just add the suffix ase at the end of the name of substrate, okay, substrate के अंत में ase। बेहतरीन एग्जांपल्स हैं, माल्टोज यहाँ पर सबस्ट्रेट है और जो एंजाइम इसकी ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार है दैट इज माल्टेज। सिमिलरली लैक्टोज लैक्टेज, सुक्रोज सुक्रेज, ओके, पॉलीमराइजेशन करने वाला पॉलीमरेज, आइसोमराइजेशन करने वाला आइसोमरेज। तो लास्ट में हम क्या लगाते हैं बच्चों, ASE, वी यूज द सफिक्स ASE एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द सबस्ट्रेट, ओके, सबस्ट्रेट के अंत में ASE लगा देते हैं। नोमेनक्लेचर भी आपने देखा, एंजाइम्स allow the chemical reactions to occur under tightly controlled condition. Enzyme functioning is affected through the pH, through the temperature, through the concentration of substrate. So pH, concentration and concentration of substrate and temperature are the regulating factor for the functioning of enzymes. And if we talk about the classification of enzymes, then International Union of Botany has just classified enzymes into 6 groups, which are oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases and ligases। हमने देखा था बच्चों जो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस हैं या ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम करते हैं, बेसिकली रिस्पांसिबल फॉर redox reaction. Second one is transferases, which is responsible for transfer of a group from one substrate to another, एक सबस्ट्रेट से दूसरे सबस्ट्रेट में ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। हाइड्रोलेजेज वी आर सीइंग दैट रिस्पांसिबल फॉर हाइड्रोलिसिस, ब्रेकडाउन के लिए जिम्मेदार होता है। ऑल द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर बेसिकली हाइड्रोलेजेज। लाइजेज आर द स्पेशल ग्रुप ऑफ एंजाइम व्हिच रिमूव द साइड चेन एंड लीव द डबल बॉन्ड बिटवीन एडजेसेंट कार्बन एटम, एडजेसेंट कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड छोड़ देता है। नंबर 5 is isomerases. Isomers are the compounds having similar molecular formula but different structural formula. So these enzymes just convert the compound into its isomeric form. For example, glucose to fructose. And ligases is responsible for the addition of nucleotides, addition of the ATP combined molecules, जो ATP molecules है उनको भी कंबाइन करने के लिए यहाँ ligases को यूज किया जाता है। बेस्ट एग्जांपल इज DNA ligases. So you are seeing here the 6 classes of enzyme children, which are oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases and ligases. These are the 6 group children which we have seen in enzyme classification. मैकेनिज्म, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो एंजाइम एक्ट्स अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है, यह डिपेंड करता है सबस्ट्रेट के भी स्ट्रक्चर से जो कि एंजाइम के अंदर फिट होता है। ठीक है, लॉक और की के तरीके से एक्ट कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम इज वेल नोन एज लॉक एंड की मॉडल। इसीलिए एंजाइम की फंक्शनिंग के बच्चों लॉक एंड की मॉडल कहा गया है। ताला और चाबी के तरीके से काम कर रहे होते हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये एंजाइम है और एंजाइम से सबस्ट्रेट जुड़ के आपस में एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, दैट इज ES कॉम्प्लेक्स। नाउ एंजाइम विल जस्ट catalyze the reaction and EP complex will be formed,
that is enzyme product complex, and finally product will be separated and enzyme will be separated. So in this way, the lock and key, through lock and key model, enzyme functioning takes place. Okay, and let us discuss about the cofactors. अगर cofactors की बात करें हम, तो जानते हैं बच्चों आप कि किसी भी एंजाइम में प्रोटीनेशियस पार्ट जो है दैट इज एपो एंजाइम, एंड नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट इज वेरी वेल नोन एज कोफैक्टर, और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को कोफैक्टर्स बोलते हैं हम लोग। ओके, और कोफैक्टर्स भी तीन तरीके के होते हैं बच्चों, मेटेलिक आयन, इसके बाद कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप। जो टाइटली लिंक्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं which are said to be as prosthetic group, whereas loosely held molecules are said to be as coenzymes. Some metallic ions also responsible to catalyze some reactions like calcium ion, magnesium ion. Okay, children. So this one is the cofactor you are seeing here. Cofactors. Cofactors can be inorganic ions or coenzymes, prosthetic group और मेटेलिक आयन, तीनों मैंने बताया। साथ में कुछ विटामिन भी हो सकते हैं जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, सो दीज आर आल्सो एक्ट एज द प्रिकर्सर ऑफ कोएंजाइम, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा बच्चों। और अब हम लोग न्यूक्लिक एसिड को भी देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिन कहा गया था इसको, बेसिकली डीएनए और आरएनए। और अगर हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो हम लोगों ने देखा कि डीएनए के अंदर पेप्टाइड चेन्स, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड के अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जैसे प्रोटीन के अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन, कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसेकेराइड चेन, वैसे ही न्यूक्लिक एसिड के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं, जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ न्यूक्लियोटाइड्स के अरेंजमेंट्स को आप देख रहे हैं बच्चों, जहाँ फास्फेट्स, राइबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस आपस में जुड़े हैं। In the case of DNA, adenine combines with thymine, whereas in the case of RNA, adenine combines with uracil. Okay, और जबकि गुआनिन तो साइटोसिन से कंबाइंड है ही, ये बॉन्डिंग जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बच्चों। न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशन में तीन चीजें हमें देखने को मिलती हैं, एक नाइट्रोजनस बेस जो एक प्यूरिन रहेगा या pyrimidine, पेंटोस शुगर दैट इज राइबोज और डीऑक्सीराइबोज 5 कार्बन कंटेनिंग, एंड फास्फेट ग्रुप कमिंग थ्रू फास्फोरिक एसिड, या फास्फोरिक एसिड से आएगा। और हम जानते ही हैं व्हेन वी एलिमिनेट द फास्फोरिक एसिड थ्रू न्यूक्लियोटाइड, इट इज सेड टू बी एज न्यूक्लियोसाइड। ओके, न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं बच्चों, लॉन्ग चेन्स होते हैं इनके, ये तीनों चीजें मैंने बताया आपको। डीएनए और आरएनए दो तरह की न्यूक्लिक एसिड है जिनको फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में सबसे पहले रिपोर्ट किया और नाम दिया न्यूक्लिन। बाद में हम इसे न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं बच्चों। फंक्शंस अगर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, स्टोरेज ऑफ केमिकल एनर्जी दैट इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, फॉर्म द पार्ट ऑफ कोएंजाइम्स। कुछ कोएंजाइम्स मैंने आपको बताया था जो प्लांट फिजियोलॉजी में हम देखेंगे, लाइक निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, and coenzyme A. Okay, these coenzymes which we shall discuss in detail in plant physiology, children. And if we talk about the molecular structure of DNA proposed by Watson and Crick, यहाँ पे हम लोगों ने देखा भी कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम और एक फोल्ड के अंदर 10 बेस पेयर्स होते हैं। एडेनिन थाइमिन से, गुआनिन साइटोसिन से जुड़े होते हैं बच्चों। तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। और आरएनए के केस में जैसा कि हमें पता है, आरएनए के केस में एडेनिन थाइमिन से नहीं बल्कि एडेनिन यूरासिल से जुड़ा होता है। एंड आरएनए इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल डायरेक्टली। आरएनए इज बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। ओके, व्हेयरएज डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए से जब आरएनए बनेगा दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, जहां पर डीएनए की जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कॉपिंग होती है आरएनए में। और अगर कोई वायरस है जिसके पास सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो वह आरएनए से पहले डीएनए बनाएगा इन्फेक्ट करने के लिए होस्ट सेल को, और आरएनए से डीएनए बनाने के लिए द प्रोसेस विल बी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बिकॉज दे आर हैविंग द स्पेशल एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. So my dear kids, in this way we have just finished the biomolecules. We have seen the structure, composition, function, importance and digestion of all the biomolecules. Tomorrow we shall start the next topic, next chapter in fact. Thank you very much.